नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 1 के सिलेबस को देखेंगे। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के माइनर पेपर के सिलेबस को देखेंगे, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस यानी एसोसिएटेड कोर भी आप लोग इसे कह सकते हैं। एसोसिएटेड कोर का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, इसका सिलेबस को हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे और इसके बाद इससे संबंधित थ्योरी नोट्स को भी देखेंगे और समझेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इसके सिलेबस को सबसे पहले देखेंगे और सिलेबस में आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, यानी कि वैश्वीकरण और राजनीति, ठीक है? इसमें आपको 4 यूनिट दिए गए हैं। इन 4 यूनिट को हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। तो हमारा पहला यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का परिचय। इसमें आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ, वैश्वीकरण की परिभाषा और इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझना, ठीक है? मतलब वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, इसका विस्तार कहाँ-कहाँ तक हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भारत में डिबेट्स, यानी कि वैश्वीकरण का भारत में डिबेट्स, उसका प्रभाव, उसका बहस कैसे हुआ था, ठीक है? इसको पढ़ना है। भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों पर होने वाली बहस का अध्ययन, कि यह देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अच्छा है या बुरा, इसको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट यूनिट को देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर, यानी कि वैश्वीकरण के आर्थिक और तकनीकी चालक, ठीक है? इसमें आपको पढ़ना है वैश्वीकरण की गति प्रदान करने वाले आर्थिक और तकनीकी कारक, इसका विस्तृत अध्ययन, ठीक है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इन सबको पढ़ना है कि इन सब ने वैश्वीकरण पर क्या भूमिका निभाई थी, ठीक है? अब हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। हमारा अगला यूनिट है यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट, यानी कि वैश्वीकरण और सामाजिक आंदोलन। इसमें आपको पढ़ना है किसानों का आंदोलन, किसानों का रोल, ठीक है? वैश्वीकरण के दौर में कृषि क्षेत्र में आए बदलाव और किसानों की भूमिका व उनके द्वारा किए गए आंदोलन को पढ़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण। पर्यावरण पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव, उत्पन्न होने वाली समस्या और संभावित फायदे को पढ़ना है कि पर्यावरण पर क्या नुकसान हुआ, क्या प्रभाव हुआ, क्या फायदा हुआ, ठीक है? इसको पढ़ना है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट में है ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, मानव विस्थापन। इसमें पढ़ना है औद्योगिकरण, बड़ी परियोजना और वैश्वीकरण के कारण लोगों के विस्थापन, ठीक है? और हमारा आखिरी यूनिट है ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, कल्चर एंड मार्केट। इसमें आपको पढ़ना है पारस्परिक संबंध, जैसे ग्लोबलाइजेशन का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कल्चर यानी संस्कृति और मार्केट यानी बाजार के साथ गहरा संबंध कैसा था। महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दे में आपको पढ़ना है नेशनल सोरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता के समक्ष चुनौतियां। और नेक्स्ट पॉइंट में है डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि घरेलू बाजार पर विदेशी कंपनियों का प्रभाव। और नेक्स्ट में है श्रम प्रवास, रोजगार के लिए पलायन, यानी लेबर माइग्रेशन। इसके बाद आपको पढ़ना है कोविड 19, कोविड 19 का प्रभाव, ठीक है? कि यह महामारी का कारण वैश्विक ढांचे और वैश्वीकरण की गति पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव, इसके प्रभाव को आपको पढ़ना है कि इसकी प्रभाव कैसे हुआ था, वैश्वीकरण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है? तो दोस्तों ये था पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर यानी कि एसोसिएटेड कोर का सिलेबस, और अब हम इसके थ्योरी नोट्स को देखेंगे। तो चलिए अब इसके थ्योरी नोट्स को देखेंगे। थ्योरी नोट्स में हम
इन सभी यूनिट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, ठीक है? ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और इस पेपर का जो नाम है ग्लोबलाइज़ेशन एंड पॉलिटिक्स यानी वैश्वीकरण और राजनीति। इसमें सबसे पहले पहला यूनिट को देखेंगे वैश्वीकरण का परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा। इसको समझेंगे। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव स्थापित होता है। सरल शब्दों में कहें तो यह विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के एकीकरण की प्रक्रिया है, जिससे पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वैश्वीकरण के अंतर्गत केवल वस्तुओं और सेवाओं का ही आदान-प्रदान नहीं होता, बल्कि विचारों यानी आइडियाज, पूंजी, तकनीकी और श्रम लोगों का भी सीमाओं के पार निर्बाध प्रवाह होता है। अब वैश्वीकरण के मुख्य आयाम को समझेंगे। आर्थिक आयाम, मुक्त व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है। राजनीतिक आयाम, राज्य की संप्रभुता के बदलाव और वैश्विक संस्थाओं जैसे डब्ल्यूटीओ, यूएन का बढ़ता हस्तक्षेप, ठीक है। इनका विकास जो वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित करता है। सांस्कृतिक आयाम, वैश्विक स्तर पर विचारों, खान-पान, पहनावे और जीवनशैली का आदान-प्रदान कैसे होता है वैश्वीकरण के प्रभाव से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, भारत में वैश्वीकरण पर डिबेट्स। भारत ने वर्ष 1991 में गंभीर आर्थिक संकट से उभरने के लिए एलपीजी, ये घर वाला जो एलपीजी गैस है वो नहीं है, इसमें एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसकी नीतियों को अपनाया था, ठीक है। भारत ने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया था। भारत में इसके प्रभावों को लेकर विद्वानों और नीति निर्माताओं के बीच गहरा विवाद रहा है, जिससे हम सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्षों में समझ सकते हैं। अब हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को देखेंगे। सबसे पहले सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं। आर्थिक विकास दर में वृद्धि, 1991 के बाद भारत की जीडीपी विकास दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। विदेशी निवेश, देश में विदेशी पूंजी का आगमन बढ़ा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों का आधुनिकीकरण हुआ। तकनीकी क्रांति और सेवा क्षेत्र, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसने बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को वैश्विक पहचान दिलाई। उपभोक्ताओं को लाभ, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं जैसे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ती दरों पर मिलने लगी। अब इसके नकारात्मक पक्ष को देखेंगे। बढ़ती आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण का लाभ मुख्य रूप से शहरी और शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा, जिससे अमीर और गरीब के बीच खाई और गहराई हो गई। मतलब अमीर और गरीब जो है आप एक दूसरे से अलग हो गए, बंट गए, ठीक है। घरेलू घरेलू और लघु उद्योगों का नुकसान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते और बड़े पैमाने पर उत्पादित माल के सामने भारत के पारंपरिक कुटीर और लघु उद्योग टिक नहीं सके, जिससे जिससे कई उद्योग बंद हो गए। सांस्कृतिक संस्करण, पश्चिमी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर के अत्यधिक प्रभाव के कारण भारत के पारंपरिक मूल्यों, स्थानीय भाषाओं, खान-पान और संयुक्त परिवार प्रणाली को ठेस पहुंची है। रोजगार की असुरक्षा, संगठित क्षेत्रों में अस्थायी नौकरियों की कमी हुई और गिग इकोनॉमी या अस्थायी अनुबंध आधारित रोजगार में वृद्धि हुई, ठीक है।
अब यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 2 में वैश्वीकरण के आर्थिक और राजनीतिक चालक को समझेंगे। वैश्वीकरण को गति देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, विश्व बैंक और आईएमएफ, ठीक है, और डब्ल्यूटीओ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन सबका वैश्वीकरण पर क्या भूमिका रहा इसको समझेंगे। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध से तबाह हुई अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना था, लेकिन वर्तमान में यह विकासशील देशों पर केंद्रित है। इसके कार्य और भूमिका को देखेंगे। यह सदस्य देशों को गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, बांध, बंदरगाह के निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण यानी कि लोन उपलब्ध कराता है, ठीक है। वैश्वीकरण में योगदान। विकासशील देशों को ऋण देने के साथ-साथ यह आर्थिक सुधारों और बाजार को खोलने की शर्तें रखता है, जिससे वैश्विक पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त होता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों आप लोग इसके फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसने 1945 में कार्य करना शुरू किया। इसके कार्य और भूमिका को देखेंगे। इसका मुख्य कार्य वैश्विक मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह देशों के भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के संकट को हल करने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। जब किसी देश के पास आयात बिलों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाती है, जैसे 1991 में भारत और हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ था, तब आईएमएफ वित्तीय सहायता देता है। वैश्वीकरण में योगदान। आईएमएफ का वैश्वीकरण में क्या योगदान था इसको समझेंगे। वित्तीय सहायता देने के बदले स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम यानी एसएपी लागू करवाता है, जिसके तहत देशों को अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण करना अनिवार्य होता है। अब हम समझेंगे विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 यानी कि 1995 को गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर की गई थी। मतलब पहला जो इसका नाम था गेट था, अब 1995 से डब्ल्यूटीओ के रूप में हम जानते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके कार्य और भूमिका को देखेंगे। यह वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं जैसे सीमा शुल्क या टैरिफ और कोटा को कम करके मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके पास देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए एक विवाद निवारण तंत्र भी है। अब वैश्वीकरण में इसके योगदान को देखेंगे। डब्ल्यूटीओ के नियमों के कारण ही आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी बड़ी कानूनी बाधा के अपना सामान बेच पा रही है, ठीक है। अब एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य दीर्घकालिक ऋण देकर विकास और गरीबी कम करना है, ठीक है। और वैश्वीकरण में इसकी भूमिका है बुनियादी ढांचे का विकास कर विदेशी निवेश के अनुकूल माहौल बनाना। आईएमएफ 1944 में स्थापना हुआ था। भुगतान संतुलन संकट को दूर करना और मौद्रिक को स्थिरता बनाना, ठीक है। देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोलने पर मजबूर करना। डब्ल्यूटीओ 1995 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्य कार्य था वैश्विक व्यापार के नियम बनाना और बाधाएं दूर करना। इसका वैश्वीकरण पर भूमिका को देखेंगे। पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य था। अब यूनिट
3 वो देखेंगे। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण और सामाजिक आंदोलन। वैश्वीकरण ने समाज के विभिन्न ढांचों को गहराई से प्रभावित किया है, जिसके विरोध या सुधार के लिए दुनिया भर में भारत में कई सामाजिक आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। जैसे किसानों की भूमिका और प्रभाव, इसको समझेंगे हम लोग किसानों की भूमिका और प्रभाव को। वैश्वीकरण का कृषि और किसानों पर बहुत ही जटिल प्रभाव पड़ा है, जिसने किसान आंदोलन को जन्म दिया है। कॉर्पोरेट कृषि और बीज पेटेंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों बहुराष्ट्रीय कंपनी के कृषि क्षेत्र में प्रवेश से खेती का व्यवसायीकरण हुआ है। बीजों के पेटेंट, जैसे मोनसेंटो के बीटी कॉटन बीज, यह एक बीज का प्रकार है। इसके कारण किसानों की पारंपरिक बीजों पर निर्भरता खत्म हो गई और उन्हें हर साल महंगे बीज व रासायनिक खादें खरीदनी पड़ती थी, जिससे कृषि लागत बढ़ गई। ठीक है। सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ का दबदबा, डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत विकासशील देशों जैसे भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, विकासशील देशों पर दबाव डालते हैं कि वे किसानों को दी जाने वाली बिजली, खाद और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जैसी सब्सिडियों को कम करें। इसके विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं ताकि उनकी खाद्य सुरक्षा और आजीविका बची रहे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग समझेंगे। वैश्वीकरण ने आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिकरण को अत्यधिक तेज कर दिया, जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जंगलों की कटाई, खनिज संसाधनों का अत्यधिक खनन, नदियों का प्रदूषण तेजी से बढ़ा। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई। पर्यावरण आंदोलन, इसके जवाब में वैश्विक और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण आंदोलन जैसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन या वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट स्ट्राइक की शुरुआत हुई है। ये आंदोलन सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अब मानव विस्थापन यानी ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। वैश्वीकरण के दौर में विकास परियोजनाओं के नाम पर होने वाला मानव विस्थापन एक बड़ी सामाजिक और मानवाधिकार समस्या बन चुका है। भूमि अधिग्रहण, बड़े बांधों, थर्मल पावर प्लांट, एक्सप्रेसवे, खनन परियोजनाओं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि और वन भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है। आदिवासियों और गरीबों पर प्रभाव, इस विस्थापन की सबसे बड़ी गाज जल, जंगल और जमीन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों पर गिरती है। उचित मुआवजे और वैज्ञानिक पुनर्वास की कमी के कारण ये लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं और शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनकी संस्कृति और आजीविका दोनों नष्ट हो जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिट 4, वैश्वीकरण, लोकतंत्र, संस्कृति और बाजार। वैश्वीकरण का लोकतंत्र संस्कृति और बाजार के साथ संबंध। ठीक है। लोकतंत्र के साथ इसके संबंध को देखेंगे। वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से जनता अधिक जागरूक हुई है, परंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि राज्य की नीतियां अब जनता की इच्छा के बजाय वैश्विक निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों से अधिक प्रभावित होने लगी है। संस्कृति और वैश्वीकरण का संबंध को देखेंगे। इसे अक्सर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद या मैकडोनाल्डाइजेशन कहा जाता है। इसके तहत पश्चिमी मूल्यों, अंग्रेजी भाषा, हॉलीवुड फिल्में, फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा और
पहनावा जैसे जीन्स पूरी दुनिया की स्थानीय संस्कृति को दबा रहे हैं। हालांकि इसके समानांतर सांस्कृतिक संस्करण भी देखा जाता है, जहां वैश्विक तत्व स्थानीय संस्कृति के साथ मिल जाते हैं। जैसे भारत में मैकडोनल्ड का आलू टिक्की बर्गर, ठीक है, इस सब का काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इस वैश्वीकरण और बाजार के साथ इसके संबंध को देखेंगे। वैश्वीकरण ने बाजार को सर्वोपरि बना दिया है। कंज्यूम कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है। यह जहां व्यक्ति की पहचान उसकी क्रय शक्ति से तय होती है। बाजार बाजार अब राज्य के नियंत्रण से मुक्त होकर काम करता है, ठीक है। बाजार जो है अब नियंत्रण से मुक्त होकर आजादी से काम करने लग गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे। राष्ट्रीय संप्रभुता, इसका अर्थ है किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना राज्य की अपनी नीतियां और निर्णय स्वयं लेने की सर्वोच्च शक्ति। वैश्वीकरण ने संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, पर्यावरण समझौते जैसे पेरिस समझौता और डब्ल्यूटीओ के नियमों के कारण संप्रभु राष्ट्रों की नीतिगत स्वतंत्रता सीमित हो गई है, ठीक है। यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों का पालन नहीं करता, तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज, एस एंड पी इसकी रेटिंग घटा देती है, जिससे विदेशी निवेश रुक जाता है। अंतर्राज्य अपना संप्रभु मर्जी से कानून बनाने से पहले वैश्विक बाजार के स्टेटमेंट्स को देखने के लिए मजबूर है मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घरेलू बाजार और श्रम प्रवास। घरेलू बाजार पर प्रभाव, विदेशी उत्पादों के मुक्त आयात जैसे चीनी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान ने भारत के घरेलू निर्माताओं को कड़ी स्पर्धा में डाल दिया है। हालांकि इससे प्रतिस्पर्धा और विकल्प बढ़े हैं, लेकिन कई पारंपरिक घरेलू उद्योग इस दौड़ में पीछे पिछड़ गए हैं। श्रम प्रवास, वैश्वीकरण के कारण श्रम की गतिशीलता बढ़ी है। उच्च कौशल पेशेवर यानी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक जैसे बेहतर अवसरों के लिए विकसित देशों की ओर पलायन करते हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। दूसरी ओर विकासशील देशों के भीतर भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी औद्योगिक केंद्र की ओर बड़े पैमाने पर अकुशल मजदूरों का प्रवास होता है, जहां उन्हें अक्सर कम वेतन और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अब हम कोविड-19 के प्रभाव और डीग्लोबलाइजेशन को समझेंगे, ठीक है, कि वैश्वीकरण पर इसका क्या प्रभाव था। 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया और इसकी अंतर्निहित कमजोरियों को हिलाकर रख दिया। इसके तहत प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है, इसको समझेंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का टूटना, पूरी दुनिया कच्चे माल और विनिर्माण के लिए कुछ खास देशों, विशेषकर चीन पर निर्भर थी, ठीक है। लॉकडाउन के कारण जब चीन और अन्य देशों में सीमाएं बंद हुई, तो दुनिया भर में दवाओं, वेंटिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक चिप और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई। संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद का उदय, महामारी के दौरान देशों ने वैश्विक सहयोग के बजाय अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील कर लिया और चिकित्सा उपकरणों और टीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आत्मनिर्भरता पर बल, कोविड-19 ने देशों को यह एहसास कराया कि जीवन रक्षक वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भर रहना खतरनाक है। भारत ने इसी संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, ठीक है। डीग्लोबलाइजेशन की बहस, इसको समझेंगे। महामारी के बाद से विद्वान यह मानने लगे कि वैश्वीकरण का स्वर्ण युग अब थम रहा है और दुनिया डीग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, जहां देश
वैश्विक व्यापार के बजाय क्षेत्रीय और घरेलू स्तर पर मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मतलब ग्लोबलाइज़ेशन का जो इसका उद्देश्य था, अब इसके विपरीत जा रहे हैं लोग, ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा थ्योरी नोट्स और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट का लाया जाए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।